हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। ओके, यानी कि हमारे देश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनके क्रिएशन किस तरीके से हुआ था, उनको एडमिनिस्ट्रेट किस तरीके से किया जाता है, साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। और एंड में जो है हम एडवाइजरी कमेटी और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे सेशन। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। ओके, तो इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज। यानी कि जब भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ओके, हमारे कंट्री की जो टेरिटरी की बात करते हैं वो उसके बारे में हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसमें ये कहा गया कि 3 तरीके का या फिर 3 कैटेगरीज का टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जो कि स्टेट्स के टेरिटरीज होते हैं। दूसरा जो है यूनियन के टेरिटरीज, ओके, सेंटर के टेरिटरीज जिसे कहते हैं। तीसरा जो है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। और साथ ही साथ ये थर्ड है, ये किसी भी टाइम पे अगर हम किसी दूसरे की टेरिटरी एक्वायर करते हैं, ओके, तो इन दैट केस दैट आल्सो बिकम्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 3 कैटेगरीज में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं इन टोटल। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स। आज के डेट में अगर हम बात करें 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें है 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 9 जो है यूनियन टेरिटरीज, ओके, केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड नो एक्वायर्ड टेरिटरीज। और तीसरे कैटेगरी का जो टेरिटरीज बोलते हैं हम, ये सी नंबर का ये नहीं है बिल्कुल भी अभी आज के डेट में। ओके, नो एक्वायर्ड टेरिटरीज। नेक्स्ट, द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो कंट्री है इसमें फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट चलता है, फेडरल सिस्टम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं ये फेडरल सिस्टम का एक हिस्सा है, मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ सेंटर के साथ पावर शेयर करते हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। The union territories, on the other hand, are those areas which are under the direct control and administration of the central government. ये जो स्टेट्स हैं ये पावर शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो डायरेक्टली यूनियन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, यानी कि सेंटर के द्वारा। और इनके पास जो है इनके खुद का डायरेक्ट पावर नहीं रहता। दे आर दोज एरियाज विच आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही ये एडमिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, हेंस दे आर आल्सो नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। तो ये जो है यूनियन टेरिटरीज को हम और क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, ओके, क्योंकि ये सेंट्रल के द्वारा या फिर सेंटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। आगे देखेंगे क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो इनके क्रिएशन के ऊपर में एक नजर डालते हैं। During the British rule, certain areas were constituted as scheduled districts in 1874. तो ब्रिटिश रूल के टाइम में 1874 में आप अगर देखें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, कुछ एरियाज थे जिन्हें कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। ओके, उन्हें उस टाइम पे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। लेटर दे केम टू बी नोन एज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। आगे फिर जाके उन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा जाने लगा। ओके, चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस एरिया होते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद दे वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड डी स्टेट्स। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स से A, B, C, D 4 पार्ट्स में डिवाइड थे। तो ये जो है कुछ ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे इन्हें पार्ट सी और पार्ट डी में रख दिया गया। ओके, पार्ट सी और पार्ट डी की स्टेट्स कहा जाने लगा इनको। ओके, इन 1956 साथ ही साथ आप देखें अगर इन 1956 क्या हुआ, देयर वर कंस्टिट्यूटेड एज द यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो स्टेट्स थे इन्हें यूनियन टेरिटरीज के तौर पे बना दिया गया इन द ईयर 1956। इस साल जरूर याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1956 वही साल था जिसमें कि आपके यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। एक्ट भी बहुत जरूरी है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो ये 2 एक्ट के अकॉर्डिंग ये यूनियन टेरिटरीज हमारे गठित किए गए थे। ओके, नेक्स्ट, ग्रेजुअली सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैव बीन एलिवेटेड टू स्टेटहुड। तो ये जो 1956 के टाइम पे जितने यूनियन टेरिटरीज थे वो सारे के सारे आज के डेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो यूटीज थे इनको विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम इन्हें स्टेटहुड भी मिल चुका है। ओके, आज के डेट में कोई कुछ ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज पहले हुआ करते थे वो आज के डेट में स्टेट्स बन चुके हैं। ओके, कंप्लीट एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन चुके हैं। Thus, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा which are states today were formerly union territories। ये देखिए कुछ स्टेट्स जो कि पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, 1956 के टाइम पे, लेकिन आगे चल के इन्हें स्टेट्सहुड दिया गया और ये कंप्लीटली एक फुल फ्लेजेड स्टेट्स बन गया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो ये कुछ स्टेट्स आप याद रखेंगे सर। ओके, नेक्स्ट,
ऑन द अदर हैंड द टेरिटरीज दैट वर एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज, देखिए कुछ और भी टेरिटरीज थे जो कि उस टाइम पे हमने एक्वायर किए थे, किससे, पोर्तुगीज से क्या क्या एक्वायर किए थे हमने, गोवा, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ओके, तो ये कुछ एक्वायर किए हुए टेरिटरीज हैं। साथ ही साथ फ्रेंच से भी कुछ टेरिटरीज एक्वायर किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि है पुडुचेरी, एंड दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो एक्वायर टेरिटरीज थे, ये जो फॉरेनर्स से हमने एक्वायर किए थे, ओके, इन्हें बाद में हमने यूनियन टेरिटरीज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। ओके, देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। एट प्रेजेंट, आज के डेट में जो कि हम बोल रहे हैं कि 2020 के टाइम में, ओके, 2020 के टाइम में ये 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज दे आर। पहला देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1956, दिल्ली ये सेटअप किए थे या फिर कॉन्स्टिट्यूट किए थे 1956 में, लक्षद्वीप ऑल्सो 1956, पुडुचेरी जो है 1962, चंडीगढ़ 1966, जम्मू एंड कश्मीर 2019, ओके, पिछले साल ही ये हुआ है आफ्टर द बाइफर्केशन। और इसके साथ जो लद्दाख भी है 2019, ये दो जो है पिछले साल 2019 में हुआ है, जब हमारे 370 आर्टिकल 370 हटा दिया गया और इसे बाइफर्केट कर दिया गया। ओके, साथ ही साथ देखिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव 2020, ये जो है पहले सेपरेट हुआ करते थे, दादरा एंड नगर हवेली अलग और दामन एंड दीव अलग, लेकिन 2020 इसी साल इसे मर्ज कर दिया गया और एक ही यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ओके, सो अब अभी से जो है हम इसे कंसिडर करेंगे, यही नाम से बुलाएंगे, दैट इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो ये एक हो गए हैं, ओके, जो ये है 2020 में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट, टिल 1970 जो है देखिए लक्षद्वीप वाज नोन एज लैक्याद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप आइलैंड्स। तो 1973 तक क्या है, एक कंप्लीट, अभी जो हम एक नाम से बुला रहे हैं इसे लक्षद्वीप, तो ये ऐसा नहीं था, ये सेपरेट आइलैंड्स का ग्रुप है, इसी वजह से इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था और अलग अलग रीजन था इसका, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप आइलैंड्स। ओके, ये 1973 तक चला हुआ आ रहा था। ओके, नेक्स्ट 1992 में क्या हुआ, इन 1992 दिल्ली वाज रीडेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसे दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया, एक स्पेशल प्रोविजन इसके रिगार्डिंग बनाया गया और एक बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे इसे एक अलग स्टेटस दे दिया गया। ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा गया। नेक्स्ट, टिल 2006 पुडुचेरी वाज नोन एज पौंडीचेरी। ये भी आप जरूर जानते होंगे कि जो पुडुचेरी है इसे 2006 तक पौंडीचेरी कहा जाता था और 2006 में इसका नाम चेंज करके रीनेमिंग करके पुडुचेरी कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, on January 26, 2020 the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu were merged to form a single union territories। अभी मैंने जैसे कहा कि इसी साल हमारे जो जनवरी 26 को यूनियन टेरिटरीज जो दादरा नगर हवेली और दामन दीव को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। ओके, जो कि 8 आपका ये यूनियन टेरिटरीज हो गया। ओके, आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए कुछ रीजंस हैं किस वजह से आपको ये जो यूनियन टेरिटरीज बनाने पड़े। सो द यूनियन टेरिटरीज हैव बीन क्रिएटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, अलग अलग यूटीज के अलग अलग रीजंस हैं, वो किस लिए सेटअप किए गए हैं उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। ओके, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस की वजह से कौन कौन से हमारे यूटीज बने हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। ओके, इवन आज के डेट में अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर भी इसी के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। ओके, तो आपको कल्चर जो डिस्टिंक्टिव है, इस किसी रीजन का, किसी पर्टिकुलर एरिया का जो कल्चर है वो अलग है बिल्कुल, तो उस बेसिस पे ये जो डिविजन्स हुआ है आपके पुडुचेरी। ओके, ये कुछ यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, क्योंकि इन सब रीजन के जो कल्चर है वो अलग है एज कम्पेयर टू देयर नियर बाय और नाइबरिंग एरियाज। ओके, इसलिए इन्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। कुछ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के बेसिस पे भी हमें यूनियन टेरिटरीज बनाए हैं, जैसे कि आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ओके, ये जो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो इनका एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है एज पर, क्योंकि ये जो है ये हमारे इंडियन ओशियन के अंदर आते हैं और हमारे जब भी कंट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रीजन्स बन जाते हैं। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। तो बैकवर्ड और ट्राइबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर देने के लिए कुछ और स्टेट्स को भी बनाया गया था, कुछ और यूनियन टेरिटरीज भी डेवलप किए गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश विच लेटर बिकम स्टेट्स। तो ये जो यूनिटीज बनाए गए थे उस टाइम पे, ओके, तो ये बेसिकली इसी पर्पस के लिए बनाए गए थे कि ताकि ये जो है इस रीजन की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, बैकवर्ड पॉपुलेशन है, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। लेटर ऑन उन्हें ग्रेजुअली स्टेट्स से दिया गया और ये अभी आज के डेट में स्टेट्स बने हैं। ओके, स्टेट्स बनने के बाद भी इनके पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। हमने ये सारी बातें डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, प्रीवियस वीडियोस में आप चाहें तो देख सकते हैं कि जो ये जो स्टेट्स होते हैं और इनको अभी भी आज के डेट में बीइंग स्टेट्स भी इन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलता है जो कि बाकी स्टेट से अलग है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि ये जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इन्हें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। ओके, देखते हैं।
आर्टिकल 239 टू 241 ऑफ पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। तो ये आप याद रखें, आर्टिकल 239 से लेकर 241 जो कि पार्ट 8 के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये जो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड सारे मैटर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। Even though all the union territories belonging to one category, there is no uniformity in their administrative system। तो अगर हम देखें तो सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके, दे बिलोंग टू वन कैटेगरी ओनली, बट इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं, इनको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है फॉर डिफरेंट ड्यूटीज। ओके, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। किस तरीके से देखेंगे आगे। Every union territories is administered by the president acting through an administrator appointed by him। तो हर एक जो यूनियन टेरिटरीज हैं, आज के डेट में जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर किसी यूटीज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ओके, हमारे राष्ट्रपति जी उन्हें कंट्रोल करती हैं बाय, और यू कैन से थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन पावर इनके पास है, ये इनडायरेक्टली करते हैं थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर एक अपॉइंट करेंगे उस पर्टिकुलर यूटीज में, और उनके थ्रू ये कंट्रोल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस यूनियन टेरिटरी को। ओके, An administrator of an union territory is an agent of the president and not the head of the state like the governor। तो ये बात भी याद रखें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है किसी यूनियन टेरिटरी का, वो एक सिर्फ एजेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर एक मेंबर आता है और जो कि उनके लिए काम करता है, प्रेसिडेंट के लिए। ओके, एंड नॉट द हेड ऑफ द स्टेट लाइक द गवर्नर। जैसे कि हमने बाकी नॉर्मल स्टेट्स की अगर हम बात करें या फिर स्टेट्स की बात करें, उस केस में जो गवर्नर होते हैं उनका एक स्पेशल अलग पोजिशन होता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, ये गवर्नर के बराबर नहीं होते। ओके, ही इज नॉट लाइक द गवर्नर, ये अलग होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट होते हैं। लेकिन ये जो गवर्नर होते हैं हमारे, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, इट मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर इन केस ऑफ दिल्ली। तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर ये अपॉइंट करेंगे या फिर जिनके थ्रू ये काम करवाएंगे, रेगुलेट करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, उनका कुछ भी डेजिग्नेशन हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिस तरीके से चाहे उनका डेजिग्नेशन फिक्स कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इट मे बी लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है, जैसे कि आपके दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ओके, और लद्दाख में भी, एंड साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस केस में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं। ओके, और जो है एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ को देखने को मिलेंगे आपको, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। तो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये 3 जगह पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स देखने को मिलेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 5 है, इसमें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपॉइंट होने मतलब देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से डेजिग्नेशन देना चाहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज। ओके, प्रेसिडेंट अगर चाहें किसी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी। ओके, उसके अगर एडजॉइनिंग कोई नियर बाय यूनियन टेरिटरीज है। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं पंजाब हो या फिर हरियाणा के कोई गवर्नर हैं, उन्हें ये एडिशनल पावर दे सकते हैं, या फिर उन्हें भी आप ये जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के आपके जो LT लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे भी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो इन दैट कैपेसिटी द गवर्नर इज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर ये जब यूनियन टेरिटरी के लिए काम करेंगे गवर्नर, ओके, तो उस टाइम पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ही इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो बोलेंगे उनके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन बीइंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट के गवर्नर के तौर पर जब ये काम करेंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करेंगे। ओके, ओके, ये बात याद रखेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के ऊपर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। The Union Territory of Puducherry, Delhi and Jammu and Kashmir are provided with a legislative assembly and a council of ministers headed by the chief minister। देखिए, ये 3 जो हमारी यूटीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पुडुचेरी, दिल्ली और एक है जम्मू एंड कश्मीर। आज अभी जो ये नया बना है, तो ये 3 जो यूनियन टेरिटरीज को असेंबली जो है उनका खुद का प्रोवाइड किया गया है। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ ही साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहाँ पे कि आपके चीफ मिनिस्टर्स हेड रहेंगे। ओके, तो ये जो प्रोविजन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 यूटीज के लिए ही इंप्लीमेंट होंगे। ओके, 3 यूटीज के लिए ही हैं। नेक्स्ट, द रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव सच पॉपुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो बाकी की जो रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज हैं, इन तीनों के अलावा उनके पास अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और या फिर कहें इस तरीके का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं देखेंगे आप, चीफ मिनिस्टर नहीं है उस पर्टिकुलर यूटीज में। नेक्स्ट, बट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरीज डज नॉट डिमिनिश द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ओवर देम। ओके, नो डाउट जो ये 3 यूटीज हैं, इसमें आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अगर जो ये लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि जो सेंटर का कंट्रोल कम होता है या फिर सेंट्रल का जो पावर उनके ऊपर कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, नो डाउट, बट पार्लियामेंट का या फिर कहीं प्रेसिडेंट का ही पूरा कंट्रोल रहता है इन जगहों पे। ओके, इन यूटीज पे, ये पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट,
देखते हैं फ्रेंड्स आगे। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑन 3 लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो पार्लियामेंट जो है वो तीनों के तीनों जो लिस्ट हैं, हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो एक्सटेंड टू पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर व्हिच हैव देयर ओन लोकल लेजिस्लेचर। तो ये जो पार्लियामेंट का जो पावर है, ओके, जो सेंटर का जो यूटीज को कंट्रोल करने का जो पावर है वो पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक भी एक्सटेंड होते हैं। तो इनके ऊपर भी अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। नो डाउट इनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, लेकिन फिर भी बीइंग एन यूटी इससे हमारे सेंटर ही कंट्रोल करेंगे। ओके, उनके लोकल लेजिस्लेचर होने के बावजूद भी इनका जो पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास नहीं होता। Next, the Legislative Assembly of Puducherry can also make laws on any subject of the state list and concurrent list। तो ये जो है पुडुचेरी के जो, या फिर कहें हम पुडुचेरी के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बना सकते हैं अपना खुद का लॉस, क्योंकि इनके पास खुद का अपना लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, सिमिलरली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन आल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए दिल्ली के पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि ये स्टेट लिस्ट के ऊपर बना सकते हैं ओके अपना लॉज, लेकिन ये तीन जो मैटर्स हैं इनके ऊपर नहीं बना सकते। पहला है आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और एक तीसरा है लैंड। तो ये तीन सब्जेक्ट को छोड़ के, ये तीन मैटर को छोड़ के आप स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उनके ऊपर आप लॉज बना सकते हो और साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट में भी लॉज बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे फ्रेंड्स। The President can make regulations for the peace and progress and good governance of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो इनके पास जो है खुद का लेजिस्लेचर नहीं है और इसी वजह से प्रेसिडेंट सारे कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो खुद बनाएंगे फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ दिस रीजन्स। ओके, ये याद रखना क्योंकि इनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। In case of Puducherry, the president can legislate by making regulations, but only when the assembly is suspended or dissolved। लेकिन ये देखिए पुडुचेरी के केस में नो डाउट इनके पास अपना लोकल लेजिस्लेचर है, लेकिन अगर ये लेजिस्लेचर या फिर कहीं असेंबली सस्पेंडेड हो या फिर डिसॉल्व हो किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हमारे प्रेसिडेंट इनके लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यानी कि लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट, a regulation made by the president has the same force and effects as an act of parliament and can also be repealed or amended any act of parliament in relation to this union territories। तो जो भी regulations बनाएंगे प्रेसिडेंट during when the assembly of this particular region is suspended or dissolved, तो वो जो भी regulations लाएंगे that has the same effect, वो same effect, same power, same force होगा उसके ऊपर। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसे रिपील भी कर सकती है, हटा सकती है, उसे चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ओके, इन रिगार्डिंग टू दिस यूनियन टेरिटरीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The Parliament can establish a High Court for Union Territories or put it under the jurisdiction of the High Court of adjacent states। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी यूनियन टेरिटरीज की जो जुरिस्डिक्शन है उसे किसी उसके लिए सेपरेट हाई कोर्ट एक एस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर इसे किसी नियर बाय या फिर कहीं एडजेसेंट स्टेट्स की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर भी ला सकती है। ओके, तो यूटीज जो है, कुछ यूटीज के पास अपना खुद का सेपरेट हाई कोर्ट होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज किसी नियर बाय स्टेट्स या फिर कहीं एडजेसेंट स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ओके, आगे वो हम डिस्कशन करेंगे कौन से यूटीज किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द ओनली यूनियन दैट हैव हाई कोर्ट्स ऑफ देयर ओन। तो ये दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद का अपना हाई कोर्ट्स हैं। बाकी के जो यूटीज हैं वो उनको रेस्पेक्टिव कुछ अलग अलग स्टेट्स में उनका जुरिस्डिक्शन दी गई है। ओके, नेक्स्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज गॉट जुरिस्डिक्शन ओवर दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव का जो ये जुरिस्डिक्शन है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी आर प्लेस्ड अंडर कलकत्ता, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड मद्रास हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको अगर देखें अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो जुरिस्डिक्शन वो कलकत्ता के अंदर आता है, चंडीगढ़ का जो है पंजाब एंड हरियाणा, लक्षद्वीप का केरला के अंदर और पुडुचेरी का जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आते हैं इनका जुरिस्डिक्शन रेस्पेक्टिवली। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्वा टेरिटरीज। तो एक्वा टेरिटरीज के लिए कुछ सेपरेट प्रोविजंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें कोई एक्वा टेरिटरीज नहीं है हमारे पास। ओके, But the constitutional provisions for the administration of union territories also apply to the aqua territories। तो कुछ constitutional provisions हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज के एप्लीकेबल हैं, वो पर्टिकुलरली इस एक्वायर टेरिटरीज के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ओके, या फिर होंगे जब भी कोई टेरिटरी एक्वायर की जाएगी, उसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। तो ये दिल्ली जैसे कि हमने देखा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हमने इसे रीनेमिंग करके कहा था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। बाकी यूटीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दिल्ली के कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं।
तो क्या है वो स्पेशल प्रोविजंस, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं, देखिए सबसे पहले द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1919, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखें एक्ट। तो ये जो एक्ट आया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसने एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड की टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ओके, एज एंड इज डेजिग्नेटेड इज एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसे जो यूनियन टेरिटरी था दिल्ली, उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया एज पर दिस एक्ट, ओके, 1919 में। एंड डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज द लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट दे दिया गया, यानी कि उन्हें LT गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया, ओके, उनको डेजिग्नेट कर दिया गया। It created a legislative assembly and a council of ministers for Delhi. Previously, Delhi had a metropolitan council and an executive council. तो उससे पहले क्या था, दिल्ली के पास अपना खुद का मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था, ओके, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। लेकिन जब भी ये NCT बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया, इसके इनको अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया और साथ ही साथ इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे, ओके, हेडेड बाय द CM। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज फिक्स्ड एट 70 मेंबर्स। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली का, इनका जो असेंबली है, इनकी असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 70 मेंबर्स हैं, जो कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ओके, 70 मेंबर्स टोटल। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनके भी इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं। द असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट द 3 मैटर्स, दैट इज स्टेट लिस्ट, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक एंड लैंड, ओके। तो ये जो है अपने जो स्टेट लिस्ट है उसमें से सारे मैटर्स के ऊपर लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट 3, दैट इज आपके लिख सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक और लैंड के, ये 3 केस में बेसिकली ये नहीं कर सकते, ओके। पुलिस केस में, या फिर आप बोल सकते हैं ये पुलिस होगा, ओके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इस केस में ये 3 मैटर्स को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स के ऊपर ये लॉज बना सकते हैं जो कि आपकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, बट द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल ओवर दोज मेड बाय द असेंबली। लेकिन अगर कोई भी लॉज ये बनाते हैं, ओके, रिगार्डिंग स्टेट लिस्ट हो या फिर कंकरेंट लिस्ट हो, जो भी लॉज बनाएंगे, अगर सेम लॉज के सेम मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉज बनाता है, देन द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट विल प्रिवेल, ओके। तो उस केस में जो है पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा और इनके जो लॉज ये बनाए खुद से वो प्रिवेल नहीं करेगा, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेम मैटर पे स्टेट और आपके पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं इवन ऑन द स्टेट लिस्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली स्टेट नहीं है, ओके। आप याद रखें कि ये कंप्लीट पूरा एक स्टेट नहीं है और कंप्लीट एक यूटी भी नहीं है, ओके। दिल्ली एक स्पेशल प्रोविजंस के अंडर रखा गया है उस हिसाब से। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, दैट इज 7 चीफ मिनिस्टर एंड 6 अदर मिनिस्टर। तो अगर जैसे कि हमने देखा टोटल जो स्ट्रेंथ है असेंबली का वो है 70 और इस हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है वो 10% में फिक्स की गई है। इसी वजह से देखिए इनके पास जो काउंसिल को अगर आप देखें of the total strength of the assembly that is 7, एक चीफ मिनिस्टर है और 6 अदर मिनिस्टर्स रहते हैं आपके दिल्ली के केस में, दिल्ली की असेंबली में, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि आप देखिए 70 टोटल स्ट्रेंथ है तो उसका 10% 7 हो गया, उसमें से एक CM और 6 अदर मिनिस्टर्स रहते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो है इनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन बाकी की अगर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उस केस में जो है उनके गवर्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट करते हैं CMs को, ओके। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो बाकी के जो अदर मिनिस्टर्स होंगे, ओके, अपार्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, वो भी अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द CM। तीसरा देखिए, द मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ये मिनिस्टर्स होंगे ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मल अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स के केस में क्या होता है, द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली एज यूजुअल, की जैसे हमने स्टेट्स में देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ओके, जिनके की हेड आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, वो एड करेंगे, एडवाइस देंगे किसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ओके। और इनके एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, वो काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें कि इनके खुद के डिस्क्रिशनरी पावर ये यूज करके काम करेंगे, दैट इज नॉट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जिनके ऊपर ये खुद ही अपना डिसीजन लेके एक्ट कर सकते हैं, ओके। बट नॉर्मल केसेस में इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जा रहा है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, okay, the lieutenant governor is to refer the matter to the president for decisions and act accordingly. Then in that case क्या होगा कि ये उस एक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, ओके,
क्योंकि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो चुका है, तो वो मैटर को वो प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे और प्रेसिडेंट जैसे भी उसके रिकमेंडेशंस देंगे, जो भी डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ये काम करेंगे। तो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट के लिए ही काम करते हैं। ओके, और कुछ ही मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से ये रहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। When a situation arises in which the administration of the territory cannot be carried on in accordance with the above provisions, the President can suspend their operations and make necessary incidental or consequential provisions for administrating the territories। देखिए, कई अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि जैसे कि कोई डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया लेजिस्लेचर्स के बीच में और आपके जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कोई ऐसा ग्रेट इशू हो गया, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसमें कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट कैन नॉट बी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं जा रहा है, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो सस्पेंड कर देंगे सारे ऑपरेशंस एंड मेक इट इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेरिटरीज, यानी कि जो भी प्रोविजंस हैं वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे उन सबको और खुद ही नया रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, न्यू प्रोविजंस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ये एडमिनिस्टर करेंगे इस टेरिटरी को। ओके, तो ऐसा भी प्रोविजंस मेंशन है फॉर दिल्ली स्पेसिफिकली। इन ब्रीफ, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर हो जाता है इन दैट केस ये अपना प्रेसिडेंट रूल भी इंपोज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेरिटरी में। नेक्स्ट, दिस कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज। तो ये जो है जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरीके से फेल होगा या फिर जो प्रेसिडेंट रूल को इंपोज होगा कि नहीं, वो उसका जो रिकमेंडेशन या फिर उसका जो रिपोर्ट है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे और इनके जो रिपोर्ट के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द असेंबली। जैसे कि हमने स्टेट्स में देखा था, जो गवर्नर के पास ये पावर होता है कि ऑर्डिनेंस ये प्रोमुलगेट कर सकते हैं जब भी हमारी असेंबली रिसेस में होती है। उसी तरीके से इसमें भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं एंड एवरी सच ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द असेंबली विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट रीअसेंबली। तो 6 हफ्ते के अंदर इसे फिर से रीअप्रूव करना जरूरी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दिल्ली के केस में आपके 6 वीक्स ये इंपॉर्टेंट रखिए। ओके, ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एनी ऑर्डिनेंस एनी टाइम, ये चाहे तो किसी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, बट इसके लिए जो है बट ही कैन नॉट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। ओके, तो ये ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट नहीं कर सकते जब ये असेंबली है डिसॉल्व है या फिर सस्पेंडेड है उस दौरान। ओके, फर्दर नो सच ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमुलगेटेड और विड्रॉन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रोमुलगेट करना हो या फिर विड्रॉ भी करना हो कोई ऑर्डिनेंसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर को, देन इन दैट केस प्रायर परमिशन चाहिए होता है आपके प्रेसिडेंट के। ओके, प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते बिल्कुल भी। नेक्स्ट ये आप देखिए, एक टेबुलर फॉर्म में हम सारा कुछ डिस्कशन कर देंगे। देखिए सीरियल नंबर आपके देखने को मिलेंगे सारे यूनियन टेरिटरीज। ओके, एग्जीक्यूटिव कौन कौन से रहते हैं उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज में, लेजिस्लेचर किस तरीके से होता है और जुडिशरी कौन से जुरिस्डिक्शंस के अंदर आते हैं, कौन से हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। ओके, डिटेल आप इस टेबल से स्टडी कर सकते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेजिस्लेचर नहीं है, इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो है इसके इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेंगे, नो लेजिस्लेचर, इट कम्स ऑन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ओके, सिमिलरली दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं एग्जीक्यूटिव इसके, नो लेजिस्लेचर, और ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आते हैं इसका जुरिस्डिक्शन। दिल्ली में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, ये सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। ओके, इस यूटीज के साथ ही साथ आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलेगा और इनका खुद का एक सेपरेट हाई कोर्ट भी है। सिमिलरली आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये भी उसी टाइप का है, सेम है। ओके, एग्जीक्यूटिव सारे रहेंगे इसमें, असेंबली भी है और इनका सेपरेट हाई कोर्ट्स भी है। तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें। ओके, लद्दाख की अगर हम बात करें, इसमें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे, असेंबली नहीं है और इनका जो जुरिस्डिक्शन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आता है। लक्षद्वीप जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है इनका, और इनका जो जुरिस्डिक्शन है केरला हाई कोर्ट। ओके, ये हाई कोर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए एंड में पुडुचेरी जो है, इनके पास भी अपना खुद का एग्जीक्यूटिव है, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी है इनका खुद का, और इनका जो जुरिस्डिक्शन है मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो ये जो टेबल है आपको पूरा कंप्लीटली याद रहना चाहिए। ओके, तो इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड में देखते हैं फ्रेंड्स एडवाइजरी कमेटी ऑन यूनियन टेरिटरीज, तो इसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं थोड़ा सा। यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो कुछ कमेटी सेटअप किए गए हैं जो एडवाइस करेंगे, उसे हम कहेंगे एडवाइजरी कमेटी ऑन यूनियन टेरिटरीज। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1671, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स is the nodal ministry for all matters of union territories relating to legislation, finance
फाइनेंस एंड बजट, सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एलिटी गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो सारे कुछ हैं, जैसे कि आपके यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, उनके लेजिस्लेशन से रिलेटेड, फाइनेंस, बजट, सर्विस, उनके जो गवर्नर्स होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस, तो ये सारे चीज़ के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके, ये नोडल मिनिस्ट्री होता है और ये डील करता है सारे मैटर से। ऑल द 5 यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिस भी हमारे 5 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है आज, जैसे कि आपके देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख, तो इनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। दे हैव ए फोरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल, तो इनके पास जो है HMAC जिसे हम कहते हैं, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल का एक फोरम है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी, AAC, HMAC या फिर AAC, इनके एक फोरम रहता है इनके पास। वाइल HMAC इज चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। HMAC जो है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलेगा, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, तो इसके चेयरपर्सन जो होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो AAC है ये इसके जो चेयरपर्सन है वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उस पर्टिकुलर यूटीज के। ओके, members of the parliament are and elected members of the local bodies, example like you say district panchayats and municipal council of the respective UTs are the members of this committee। तो ये जो कमिटीज हैं HMAC हो या AAC, इसके मेंबर्स कौन होंगे? MPs होंगे, कुछ MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज रहेंगे उस यूनियन टेरिटरीज के, यानी कि आप जैसे बात कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, तो इनके जो भी मेंबर्स होंगे इलेक्टेड मेंबर्स वो इसके मेंबर रहेंगे HMAC हो या AAC के। ओके, द कमिटीज डिस्कस द जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो कमिटीज हैं ये जनरल जो इश्यूज हैं, ओके, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये यूनियन टेरिटरीज की किस तरीके से किया जा सकता है उसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे बेसिकली। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।